हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक द्वारा आयोजित होने वाली क्लास 10th के साइंस यानी कि विज्ञान विषय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जिनकी परीक्षा आपके 20 फरवरी को आयोजित होने वाली है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम झारखंड बोर्ड के विज्ञान के उन प्रश्नों को देखने वाले हैं जो जैक बोर्ड के द्वारा 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे। यानी कि टोटली इस वीडियो में हम लोग अति लघु उत्तरीय वेरी शॉर्ट टाइप आंसर के क्वेश्चन को देखेंगे जो झारखंड बोर्ड के द्वारा 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। साथियों, आपको पता होना चाहिए ये जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हालांकि मैं बता दूं, अगर आप इन क्वेश्चन को देखते हैं तो इससे आपको बेनिफिट ये भी होगा कि आपको ये ऑब्जेक्टिव में भी बहुत ज़्यादा मदद करेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन है जो 2 अंक में पूछे जाते हैं लेकिन सीधा सीधा इसका संबंध जो है ऑब्जेक्टिव से भी होता है। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। हम यहाँ पे जो क्वेश्चन कराने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल इस वीडियो के माध्यम से हम कोशिश करेंगे पूरे वीडियो एंड होने तक 35 क्वेश्चन को आपको कराएं, जो कि प्रत्येक सेट से हमने इस पर 5 सेट तैयार किया और प्रत्येक सेट से आपको जो है 7-7 क्वेश्चन कराए जाएंगे, यानी कि कुल 35 क्वेश्चन कराएंगे जो आपके 2 अंक वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये झारखंड बोर्ड की परीक्षा के लिए कतई आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको करके ही जाना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं 20 फरवरी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। साथियों, आप देख रहे हैं जैक रैंकर्स और चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बोला गया कि नहीं 5 प्रश्नों का उत्तर दें। हालांकि आपको अपना गाइडलाइन देखना है, ये गाइडलाइन जो है नहीं देखना है, ठीक है। बोला गया है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक लिखिए और 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना विद्युत आवेश होता है। चूंकि देखिए 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, एक क्वेश्चन यहाँ तक है और एक क्वेश्चन आगे है, तो ये 2 क्वेश्चन तो यहाँ पे बन गए 2 मार्क्स के। बाकी ये ऑब्जेक्टिव में भी आपके एमसीक्यू में भी पूछे जाते हैं 1-1 मार्क्स के। तो आपको 2 यहाँ पे फायदा हो रहा है कि आप इसको करेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव भी साथ साथ तैयार होता जाएगा, ठीक है। हालांकि हम क्वेश्चन को कम से कम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमें करनी भी है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखते हैं हम लोग सीधे क्वेश्चन पे अब चलते हैं। तो बोला गया है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। तो ध्यान रखिएगा, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है और 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन पर 1.602। याद रखिएगा 1.602, ऐसे भी लिख सकते हैं आप डायरेक्ट 1.602 या फिर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। 10⁻⁻19 कूलाम होता है, आपको याद रखना है 1 इलेक्ट्रॉन पे जो है विद्युत आवेश। तो यहाँ से 2 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तैयार हो गए। सब क्लियर है। अगर साथियों विद्युत आवेश की बात करें तो विद्युत आवेश को हम लोग Q से दिखाते हैं, ठीक है। और I को बात करें, विद्युत धारा को दर्शाते हैं I से साथियों, और I बराबर Q/T होता है। ये आपको याद रखना है, ये सूत्र कहीं कहीं आपको काम भी आएगा। ध्यान रखना आपको एक चीज साथियों, एक चीज क्या आपको ध्यान में रखना है, तो आपको सिर्फ यही चीज ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों कि I बराबर QT होता है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ये विद्युत धारा को दर्शाता है, ये विद्युत आवेश को दर्शाता है। विद्युत धारा को अगर बात करें, विद्युत धारा का एसआई मात्रक अगर पूछ ले प्यारे बच्चों, विद्युत धारा का अगर एसआई मात्रक पूछ ले तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, जिसको ए से हम लोग दर्शाते हैं। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वोल्ट मीटर का प्रयोग किस भौतिक राशि को मापने के लिए किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का लिख दिया, मैं आपको बता देता हूँ। पूछा गया वोल्ट मीटर का प्रयोग किस भौतिक राशि को मापने के लिए किया जाता है और इसे विद्युत परिपथ में किस तरह संयोजित किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, विद्युत में जो है विद्युत किस भौतिक राशि को नापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा वोल्टेज को मापने के लिए, इतना बड़ा आपको नहीं लिखना है, आपको लिखना है वोल्टेज को मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं। और पूछा गया इसे किस तरह संयोजित किया जाता है, यानी कि किस तरह से जोड़ा जाता है। तो इसे विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम के जगह कभी कभी, प्यारे बच्चों, समांतर क्रम के जगह कभी कभी आपको पार्श्व क्रम भी देखने को मिल सकता है। तो आपको कतई घबराना नहीं है, पार्श्व क्रम और समांतर क्रम एक ही क्रम होता है। क्लियर है। तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं किसको, वोल्टमीटर को। वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं और ये वोल्टेज को मापता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, यहां से भी 2 आपके ऑब्जेक्टिव तैयार हो गए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एक ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो हम यहाँ पे आपको बताते चल रहे हैं कि अगर इस वीडियो को आप देखते हैं तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। आप ऑब्जेक्टिव के भी बहुत सारे सवाल यहाँ से डायरेक्टली कर पाएंगे। तो पूछा गया एक ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर
कैसा होता है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो आपको याद होगा साथियों एक ऐसा धातु कौन सा है, पारा, जिसको Hg भी कहते हैं। और ये कभी कभी साथियों मरकरी भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, क्लियर है, मरकरी भी लिखा हुआ मिल सकता है। ये आंसर हो जाएगा पारा। बोला गया एल्काइन का सामान्य सूत्र लिखें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्किन, एल्केन, एल्काइन, हमने इसके लिए आपको ट्रिक भी बता रखा था, हालांकि दोबारा बता देते हैं। एक तो होता है साथियों एल्केन, एक होता है एल्केन, दूसरा होता है साथियों एल्कीन, और तीसरा होता है एल्काइन जो यहाँ पे दे रखा है। एल्कीन, एल्केन और एल्काइन, इन तीनों का सूत्र पूछे तो याद रखिएगा साथियों CnH2n, CnH2n एक +2 होता है, दूसरा होता है CnH2n, ठीक है, CnH2n, और एक होता है साथियों CnH2n-2। याद कैसे रखना आपको बता दें, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, पहले आपको याद करना है एल्केन, कैन, किन, काइन होता है, कैन, किन, काइन, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, एल्केन, एल्किन, एल्काइन। याद आपको रखना है सटा दो, हटा दो, घटा दो। भैया सटा दो यानी कि दो को जो है सटा देना है, जोड़ दिए, हटा देना, रखना ही नहीं है, रखना ही नहीं, यानी कि हटा दो, इसमें नहीं है +2, और एक लास्ट में घटा दो, तो घटा दिए -2 हो गया। तो याद रखिएगा एल्केन, एल्किन, एल्काइन, सटा दो, हटा दो, घटा दो। कैसा लगा ट्रिक साथियों, कमेंट में पहले जरूर कमेंट करें, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आंसर CnH2n-2, चूंकि एल्काइन का पूछा है तो सटा दो, हटा दो, घटा दो, जी घटा दो, -2 वाला हो जाएगा आंसर, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ये सारे ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं, तो आपको दोनों का बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था साथियों? मेंडल ने एक अपना अनुवांशिकी के लिए जो प्रयोग किया था उसमें मटर के पौधे का प्रयोग किया था। किसके? मटर का। बोला गया एक जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का उदाहरण दीजिए, ठीक है। जैव निम्नीकरण उसको कहते हैं साथियों जो जीवों द्वारा क्या किए जाते हैं, अपशिष्ट कर लिए जाते हैं, यानी कि जीवों द्वारा कचरा में जो है परिवर्तन कर दिया जाता है, कचरा का निपटान कर लिया जाता है। जैसे यहाँ पे वो एग्जांपल नहीं दिया, मैं आपको सीधा बताता हूँ, सब्जियों का छिलका, सब्जियों के छिलके आप लिख सकते हैं। जैसे सब्जियों के छिलके अगर आप फेंक दीजिएगा साथियों तो वो जीवों द्वारा क्या किया जाएगा, उसका निपटान कर लिया जाएगा, क्लियर है। अगला बोला गया है उत्पादक अपने ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? उत्पादक जो होते हैं वो अपने ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? तो प्रकाश पे, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश पे, पानी पे और कार्बन डाइऑक्साइड पे। आपको पता है उत्पादक कैसे कौन होते हैं, जैसे घास हो गया, यानी कि सबसे पहला स्तर जो होता है किस पे डिपेंड होता है? प्रकाश पे। इससे तो प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस, पानी को जरूरत होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का जरूरत होता है, क्लियर है। ये साथियों पहले 7 क्वेश्चन थे फर्स्ट सेट का जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग अब देखते हैं सेकंड सेट। बोला गया विद्युत धारा का SI मात्रक लिखें। हमने कुछ देर ही पहले ही आपको बताया कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, एम्पियर होता है। बोला गया विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो याद रखिएगा विद्युत धारा को मापने के लिए किसको प्रयोग करते हैं साथियों? एमीटर। जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एमीटर कहते हैं, क्लियर है, एमीटर कहते हैं। इससे विद्युत धारा मापते हैं कि कितना विद्युत धारा आया, ठीक है। अगर विद्युत धारा का प्रेजेंस पता करना है कि भैया किसी में विद्युत धारा है या नहीं है, तो इसके लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर कि हाँ कोई परिपथ है, कोई करंट उसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उसको चेक करने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। बाकी धारा को नापने के लिए या फिर विद्युत धारा का SI मात्रक पूछे तो वो एम्पियर है, क्या बच्चों, क्लियर है, ठीक है। तो जिस उपकरण का उपयोग करते हैं उसे एमीटर कहते हैं, और एमीटर किससे बनाते हैं साथियों? एम्पियर से, क्लियर है। अगला बोला प्रतिरोध की SI मात्रा क्या? प्रतिरोध का SI मात्रा साथियों ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है, जिसको ओम लिखते हैं और अक्षर ओम द्वारा इस तरह से दर्शाया जाता है। बोला गया है किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करता है या नहीं है, ठीक है। तो बोला गया क्या कोई तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करता है? तो याद रखिएगा तार का जो है प्रतिरोध साथियों लंबाई पर निर्भर करता है, हाँ या नहीं में जवाब पूछा तो सिर्फ आपको लिखना हाँ निर्भर करता है, ठीक है, हाँ निर्भर करता है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। मान के तो हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको ओवरव्यू देना चाहेंगे। मान के चलिए साथियों कोई इतना पतला सा तार है, ठीक है, या फिर इतना मोटा सा तार है और लंबाई इसका अगर L है, लंबाई को अगर 2 गुना कर दे साथियों, लंबाई को 2 गुना कर दे इसी तार को, तो पतला हो जाएगा ये। तो इसका लंबाई अगर 2 गुना हो गया तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा साथियों? बढ़ जाएगा। प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो ध्यान में आपको रखना है कि तार की लंबाई 2 गुनी करेंगे तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो निर्भर करता है, हाँ हो जाएगा, क्लियर है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 2 ऐसे धातु का नाम बताएं जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अब देखो 2 धातु के नाम यहाँ हम बता रहे हैं। एग्जाम में एक धातु ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है या फिर 2 भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, क्लियर है। तो 2 धातु के नाम है, एक तो सोडियम साथियों, सोडियम को जो है Na से दर्शाते हैं, और दूसरा होता है पोटेशियम, पोटेशियम को हम लोग K से दर्शाते हैं। तो 2 ऐसे धातु है जो बहुत ज्यादा मुलायम होते हैं और चाकू से हम लोग इसको आसानी से काट सकते हैं, क्लियर है बच्चों। अगला बोला गया है CH3 COCH3, बोला है CH3 COCH3 C2
C2H4 में कौन सा प्रक्रियात्मक समूह है? तो CH3CO CH3 में साथियों कीटोन है। हम आपको बताए थे कि बीच में अगर CO रहे, साइंस का जितना भी वीडियो डालें अगर नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, जरूर देख लेना। हम जो भी चीजें कराते हैं वो बस और बस इंपॉर्टेंट कराते हैं। तो ये हमने ऑलरेडी आपको करा रखा था कि जिसके बीच में साथियों CO रहता है वो कौन सा समूह में आता है? तो कीटोन के समूह में आता है। ठीक है, कीटोन में। क्लियर है? बोला गया C2H4 में प्रक्रियात्मक समूह नहीं है। C2H4 की अगर बात करें साथियों तो ये एल्कीन में आएगा। एल्कीन मिथ ईथ होता है तो इसको बोल सकते हैं इथाइन है ही, लेकिन इसका कोई प्रक्रियात्मक समूह नहीं है। ठीक है, C2H4 हो गया। अगला हम लोग देखते हैं जीवाश्म पूछा क्या है साथियों? जीवाश्म किसको कहते हैं? व्हाट इज फॉसिल या फिर जीवाश्म क्या है? बोला गया सामान्यतः जीवों की मृत्यु के बाद उनके शरीर का अपघटन हो जाता है। जीव जब मर जाते हैं तो उनका शरीर का अपघटन हो जाता है, परंतु कुछ जीव या जीवों के भाग ऐसे वातावरण में चले जाते हैं कि इनका अपघटन पूरी तरह नहीं हो पाता। ठीक है, कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनका जो है ऐसे वातावरण पे चल जाते हैं जहां उनका पूरा तरह से अपघटन नहीं हो पाता है। इनके अवशेष चिन्ह पृथ्वी के भीतर या चट्टानों पर पाए जाते हैं। पत्थरों पर जीवों के ऐसे चिन्ह को क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। क्लियर है? तो चिन्ह पत्थरों पर जो है जीवों के जो चिन्ह पाए जाते हैं साथियों उसी को क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। ये बनता कैसे आपको पता चलेगा? कोई मृत्यु हो गया तो शरीर का अपघटन पूरी तरह से नहीं होता तो वो पत्थरों या फिर अन्य किसी जगह पे दब जाते हैं, और दब जाने के बाद क्या होता है कि उसका निशान, उनका चिन्ह जो है चट्टानों पर कहीं ना कहीं बन जाता है, तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? जीवाश्म कहते हैं। क्लियर है? अगला हम लोग देखते हैं, छठा नंबर प्रश्न है वंशानुगत लक्षण से क्या कहते हैं? वंशानुगत लक्षण साथियों क्लियर है कि वंश से जो लक्षण आप में पहुंचा है, मान के चलिए कोई लक्षण आपके पिताजी या फिर आपके माताजी में है, वो लक्षण आप में भी आ जाते हैं तो उसी को कहते हैं वंशानुगत लक्षण। तो बोला गया है एक वंशानुगत लक्षण वह है जो अनुवांशिक रूप से निर्धारित होती है। मेंडेलियन अनुवांशिकी के नियमों के अनुसार वंशानुगत लक्षण को माता पिता से संतानों में पारित किया जाता है। अधिकांश लक्षण जीन द्वारा कड़ाई से निर्धारित नहीं होते बल्कि जीन और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होते हैं। सर इतना बड़ा लिखना नहीं जी। वंशानुगत लक्षण किसको कहते हैं? ये देखिए, ये एक परफेक्ट आंसर है, लेकिन आपको अपने शब्दों में जवाब देना। तो अपने शब्दों में कैसे दे? तो लिख सकते हैं वंशानुगत लक्षण वे लक्षण है जो अनुवांशिक रूप से माता या पिता के द्वारा संतानों में भी आ जाते हैं, उन्हीं को वंशानुगत लक्षण कहते हैं। क्लियर है? अगला हम लोग देखते हैं 7वां नंबर सेकंड सेट का है। बोला गया है एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण दीजिए। खाद्य श्रृंखला का उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे दिया गया है एक खाद्य श्रृंखला केवल एक ही मार्ग का अनुसरण करती है क्योंकि जानवर भोजन पाते हैं। उदाहरण, बाज सांप को खाता है जिसने मेढक को खा लिया। ठीक है, बाज बोला है साथियों। बाज किसको खाता है? तो बाज जो है सांप को खाता है। बाज सांप को खाता है, और सांप को कौन खाता है साथियों? ये मेढक का खाता है सांप। उसके बाद बोला गया है जिसने टिड्डे को खा लिया। तो इसके पहले लिख देना टिड्डे। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ। सबसे पहले आपको घास लिखना है। क्या लिखना है? ये इतना बड़ा नहीं लिखना, आपको घास लिखना है। घास कौन खाता है साथियों? टिड्डे खाता है। टिड्डे को कौन खाता है प्यारे बच्चों? मेढक खाता है। क्लियर है? मेढक को कौन खाता है? सांप खाता है। सांप को कौन खाता है? बाज खाता है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर है। यहाँ से यहाँ तक आपको लिख देना घास टिड्डे खाता है, ये प्राथमिक उत्पादक हो गया और ये अंतिम उत्पादक हो गया। ठीक है, घास टिड्डे खाता है, टिड्डे को मेढक खाता है, मेढक को सांप और सांप को बाज खाता है। तो एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण हो गया। 2 सेट हमने ऑलरेडी कर लिए साथियों। अब हम लोग तीसरा सेट को करने वाले हैं। ठीक है, 2 सेट में यानी कि 14 क्वेश्चन देख लिए। अगला हमारा जो सेट है इससे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि विभवांतर का एसआई मात्रक। हम लगातार आपको एसआई मात्रक करा रहे हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाएंगे। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है साथियों? वोल्ट होता है। ठीक है, जिसे किस द्वारा दर्शाते हैं? भी द्वारा। उस उपकरण का नाम बताइए जो चालक के टर्मिनल के बीच विभवांतर को बनाए रखने में मदद करता है। तो चालक के बीच जो है विभवांतर को बनाए रखने में कौन मदद करता है साथियों? तो बोला गया एक कंडक्टर में संभावित अंतर बनाए रखने के लिए एक सेल या बैटरी का उपयोग किया जाता है। किसका? सेल या बैटरी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सेल या फिर बैटरी। क्लियर है? विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया एमीटर का प्रयोग कौन सी भौतिक राशि को मापने के लिए किया जाता है? अभी हम बताएं एमीटर का प्रयोग साथियों विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। किसको? विद्युत धारा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ लिखना है एमीटर का प्रयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। इसे विद्युत परिपथ में किस प्रकार संयोजित किया जाता है? तो याद रखिएगा साथियों, इसको जो है विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में, किस क्रम में? श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। ठीक है, देखो बहुत सारे स्टूडेंट क्या कहेंगे कि सर इनका पीडीएफ
PDF दे दीजिए, हम पढ़ लेंगे। PDF तो हम आपको दे ही देंगे। PDF के लिए आपको 9835146164 पे मैसेज करना है। ये वीडियो जब अपलोड हो जाएगा उसके 24 घंटे के अंदर आपको PDF दिया जाएगा। हालांकि PDF तभी मिल पाएगा जब इस वीडियो में कम से कम साथियों 100 लाइक होने चाहिए और कम से कम जो है 50 से ज़्यादा कमेंट होंगे, तभी PDF हम आपको प्रोवाइड करा पाएंगे। क्लियर सी बात है। अब बात करेंगे सर, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में होता है कि सर हमें PDF दे दीजिए, हम पढ़ लेंगे। तो PDF तो आप पढ़ लेंगे, लेकिन आंसर को शॉर्ट कैसे कीजिएगा, आंसर को सही से कैसे लिखेगा, क्योंकि किताबी भाषा दी गई है तो उनका हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे। तो आमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? विद्युत धारा में किया जाता है। विद्युत धारा को नापने के लिए पूछा गया कौन से क्रम में किया जाता है साथियों, तो कौन से क्रम में किया जाता है? अभी हमने आपको बताया कौन सा क्रम में, तो श्रेणी क्रम में किया जाता है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। ठीक है, चलो कलर थोड़ा चेंज कर लिया। अगला बोला है सोल्डर, जो एक मिश्र धातु है। सोल्डर कैसा है? एक मिश्र धातु है। किन किन धातुओं से मिलकर बना है साथियों? सोल्डर किससे बना है? टीन और सीसा से। बस इतना ही आपको दिख रहा है, टीन और सीसा से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब आपको एक दो क्वेश्चन ये जवाब दे रहे हैं, टीन और सीसा से सोल्डर बन गया, तो वैसे ही साथियों पित्तल किससे बना होता है? पित्तल किससे बना होता है? ये आपको कमेंट में जवाब देना। ठीक है, कलर तो ये ठीक दिख रहा है, चलो रेड कर लेता हूँ, सबसे बढ़िया ये दिखेगा। ठीक है, बोला गया साथियों पित्तल, पित्तल के बारे में पूछा गया कि पित्तल किन दो धातुओं से मिलकर बना होता है। क्लियर है साथियों? आपको ये कमेंट सेक्शन में जवाब देना कि पित्तल किससे मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला बोला है निम्नलिखित में से कौन से यौगिक समजातीय श्रेणी की यौगिक है? समजातीय श्रेणी के यौगिक उसको बोलते हैं साथियों जिसके बीच C2H का अंतर है। ठीक है, CH2 का अंतर है, तो ये हमको देखना है। तो यहाँ पे समजातीय श्रेणी हो जाएगा CH4 हो जाएगा। आपको ये याद रखना, CH4 ये जो हो जाएगा समजातीय श्रेणी का होगा। क्या होता नहीं होता उतना हम छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी हम आपको नहीं बताएंगे। अगला देखते हैं। अगला बोला है स्त्रियों पुरुषों में पाए जाने वाले गुणसूत्र कौन है? तो देखिए इतना बड़ा नहीं लिखना है सर, इतना बड़ा दिया किताब में नहीं जी, आपको नहीं लिखना। बोला गया स्त्री में कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं, पुरुष में कौन से, तो आपको सिर्फ और सिर्फ लिखना स्त्रियों में। स्त्रियों में पाए जाने वाले गुणसूत्र का नाम क्या है प्यारे बच्चों? तो स्त्री में डबल X पाया जाता है, XX। ठीक है, स्त्री में याद रखना, स्त्री में XX पाया जाता है। और अगर बात करें पुरुष में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, तो आपको याद रखना प्यारे बच्चों XY गुणसूत्र पाया जाता है। क्लियर है? अगर एक क्वेश्चन यहां से मैं आपको देखो 2 क्वेश्चन करा चुका हूं इसमें, सर ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। हाँ जी, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। कैसे पूछेगा कि स्त्रियों में कौन सा गुणसूत्र निम्नलिखित में से पाया जाता है? XX। पुरुषों में कौन सा पाया जाता है? XY। क्लियर है? अगर पूछ ले कि संतान जो बनता है साथियों, संतान किसी का संतान यानी कि पिता जो है, पिता माता के द्वारा पुत्र की उत्पत्ति होगी, पुत्र संतान बनेगा या पुत्री बनेगी, ये किस पे डिपेंड करता है? तो आपको ये याद रखना पुरुष पे। पुरुष को ही नर कहा जाता है साथियों, और स्त्री को मादा कहा जाता है। ये भी आपको नहीं भूलना। ये भी पूछ सकता है कि मादा गुणसूत्र बताए तो XX, नर गुणसूत्र बताएं तो XY। पुरुष होगा बच्चा जो है नर होगा या मादा, वो किस पे डिपेंड करता है? तो पुरुष पे डिपेंड करता है। क्लियर है? XY गुणसूत्र पे डिपेंड करता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, 6ठा नंबर, पारितंत्र के अजैव घटक का उदाहरण दें। देखिए अजैव घटक पूछा, अजैव बोलते हैं साथियों ये जो हमारे एटमॉस्फेयर है उसमें बोला गया है इकोसिस्टम, उसमें अजैव बोलते हैं जिसमें जीवन नहीं है। जीवन नहीं है साथियों, उसी को हम लोग अजैव बोलते हैं। जैव उसको बोलते हैं साथियों जिसमें जीवन है। तो बोला गया कि अजैव के उदाहरण दे। अब कितने उदाहरण देना साथियों? 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे तो कम से कम 5-6 उदाहरण देने पड़ेंगे। छोटा क्वेश्चन है ना, और ये बहुत आसान है, तो इसलिए 4-5 आपको देने होंगे। हालांकि 2 भी देगो तो गलत नहीं होगा। तो अजैव के उदाहरण जैसे जल हो गया साथियों, जल बताओ जीवन है जल में? ना जी सर, जीवन तो ना है। सूर्य का प्रकाश हो गया? नहीं सर, इसमें भी जीवन नहीं। वायु हो गया? इसमें भी जीवन नहीं है। तापमान हो गया? इसमें भी जीवन नहीं है। मिट्टी हो गया? मिट्टी का प्रकार हो गया। हवा हो गया? ठीक है, ये सब में जीवन नहीं है। तो ये सब उदाहरण आप लिख सकते हो। अगला बोला गया प्रत्येक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ का कितना प्रतिशत अगले स्तर पर पहुंचता है, यानी कि जो उसके पास ऑर्गेनिक मैटर में होते हैं उसके जितने कार्बनिक स्तर है वो कितना परसेंट पहुंचता है? तो 10% आपको याद रख लेना। ठीक है, 3 सेट हमने कर लिया साथियों। चौथे सेट की ओर अग्रसर होते हैं, बढ़ते हैं। पूछा गया है ओम के नियम के आधार पर विभवांतर तथा विद्युत धारा में संबंध लिखिए। तो आपको पता होगा ओम का नियम क्या कहता है साथियों? भी जो है, भी बराबर क्या होता है? IR होता है। क्या होता है? भी बराबर IR होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे नियम लिखने बोला है साथियों, तो हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बोला गया संबंध लिखिए, तो लिखा गया यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। लिखा गया साथियों कि नियत ताप पर तापमान जो है नियत होना चाहिए, यानी कि तापमान बदलना नहीं चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए। किसी चालक से प्रवाहित धारा यानी कि I
किसी चालक से प्रवाहित धारा चालक के आड़े विभवांतर समानुपाती होता है। ये आड़े पाड़े आपको नहीं लिखना है जी, आपको लिखना है कि नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके विभवांतर के समानुपाती होता है। क्या बोले, सुनो, नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके विभवांतर के समानुपाती होता है। यानी कि ये हो गया विद्युत धारा समानुपाती होता है किसके, तो विभवांतर के। यानी कि वोल्टेज अगर बढ़ाएंगे विद्युत धारा भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। विद्युत धारा अगर बढ़ाएंगे तो वोल्टेज भी बढ़ेगा। यानी कि विद्युत धारा बढ़ाएं वोल्टेज भी बढ़ गया, विद्युत धारा घटाएं वोल्टेज भी घट गया। क्लियर है, तो ये आपको लिखना है साथियों। आगे बोला गया इसका गणितीय रूप में इस तरह से लिख सकते हैं, आई जब हम लोग बराबर निकालेंगे साथियों, आई बराबर आता है V बटे आर। क्या आता है, V बटे आर। यहाँ पे आप इस तरह लिख सकते हो, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, V जो है समानुपात होता है, V बराबर लिख दीजिएगा आई आर, V बराबर क्या हो जाएगा, आई आर। अब बस आपको इतना ही लिखना है। क्लियर है, सिर्फ आपको यही 3 लाइन लिखना है। क्या लिखना है, नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके विभवांतर के समानुपाती होता है। और ये आपको लिख देना है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, V बराबर आई आर। क्लियर है, बहुत बढ़िया। बोला है उसके बाद, ये तो 1 नंबर का सवाल था इसलिए इतना पूछा। बोला 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए, 1 एम्पियर बराबर कितना होता है परिभाषित कीजिए, वो बोला गया। तो लिखा गया है, एम्पियर एक विद्युत चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह या धारा की दर को मापने की एक इकाई है। एम्पियर क्या होता है कि किसी जो है चालक में कितना धारा प्रवाहित हो रहा है। तो बोला है 1 एम्पियर 1 सेकेंड में, 1 एम्पियर, यहाँ से आपको आंसर लिखना है, 1 एम्पियर 1 सेकंड में एक विशिष्ट बिंदु से आगे बढ़ते हुए आवेश के 1 कूलम का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, बोल सकते हैं 1 एम्पियर उसको कहते हैं 1 सेकंड में जितना विद्युत धारा प्रवाहित होता है किसी जो है चालक से, उसी के माप को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर बोलते हैं। क्लियर है, अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला बोला है, किसी चालक की लंबाई में परिवर्तन का उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। अभी हम बताएं कि लंबाई अगर बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा साथियों, लंबाई अगर बढ़ा दिए, किसी चालक तार का लंबाई अगर बढ़ा दिए तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा साथियों, बढ़ जाएगा। लंबाई बढ़ाए प्रतिरोध भी हम लोगों का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता साथियों वस्तु की प्रकृति पे डिपेंड करती है। जैसे मान के चलिए आप एक कॉपर का तार लीजिए, किसका तार सर, किसका तार, कॉपर का तार लीजिए। ये रहा हमारे सामने कॉपर का तार, एक कॉपर का तार ले लेते हैं और एक चांदी सिल्वर का तार ले लेते हैं। तो बताइए किसका प्रतिरोध ज्यादा है, इसका प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि चांदी सबसे बेस्ट है। अगर साथियों तो ये प्रकृति चेंज हो गया, प्रकृति क्या हो गया, चेंज, कॉपर से चांदी में चल गए तो चांदी का प्रतिरोधकता क्या है, कम है, कॉपर का प्रतिरोधकता क्या है, ज्यादा है। अगर सेम मटेरियल है, जैसे कॉपर का इतना बड़ा तार ले लेते हैं, प्रतिरोधकता अगर इसका साथियों ओम है और अगर इसका प्रतिरोधक ये तार की लंबाई बढ़ा देते हैं तो प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वही बोला गया है कि किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होती है। यानी कि लंबाई जितना बढ़ाएंगे वैसे प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार लंबाई को दोगुना करने से इसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, दोगुना, जबकि इसकी लंबाई को आधा करने से प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और पूछा गया है एक चीज यहाँ पे कि लंबाई पर क्या प्रतिरोधकता डिपेंड करती है, तो प्रतिरोधकता साथियों लंबाई पर डिपेंड नहीं करती है। प्रतिरोधकता लंबाई पे नहीं, किससे डिपेंड करती है, वस्तु की प्रकृति पे, वस्तु कौन सा था और कौन सा हो गया। क्लियर है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 3 नंबर। बोला अमलगम किसको कहते हैं, अमलगम किसको कहते हैं साथियों, तो बोला गया है अमलगम एक या एक से अधिक धातुओं के साथ पारे की मिश्र धातु, किसका, पारे की मिश्र धातु, जिसको हम लोग बोलते हैं मरकरी की, तरल पारे के साथ सोडियम अमलगम के रूप में जाना जाता है। टीन, चांदी और जस्ता के साथ पारे का मिश्रण दंत भरने में व्यापक रूप से किया जाता है। दंत भरने, आपका जो दांत है साथियों, जब ये दांत में जब छेद हो जाता है तो उसको भरने में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला बोला है एथीन का आणविक सूत्र C2H4 है। अभी हम आपको बताएं एल्केन, एल्किन, एल्काइन, तो उसी तरह कीन है, थीन है। ठीक है, C2H4 है। इनमें से कौन सा सहयोजी आबंध होते हैं, इनमें कौन सा सहयोजी आबंध है, तो साथियों आपको यहाँ पे लिखा गया है कि एथिलीन, एथिलीन दिया गया। ठीक है, यहाँ पे देखो इंग्लिश में सही दिया, एथेन दिया। ठीक है, एथीन ही दिया, यहाँ पे एथिलीन लिख दिया। हाँ, वही बोला, एथिलीन का व्यवस्थित नाम एथीन है। एथिलीन C2H4 4 हाइड्रोजन परमाणु से बना है, एक रासायनिक यौगिक है। देखो 4 हाइड्रोजन और कार्बन कितना है, 2 है, जो 2 कार्बन परमाणुओं से बंधा होता है। कितना कार्बन परमाणु से, 2, जो इससे एक गैसीय असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। क्लियर है, अगला क्वेश्चन पूछा गया जीवों में पाए जाने वाली विविधता का लाभ बताइए, विभिन्नता का लाभ बताइए। ठीक है, जीव जो है विभिन्न तरह के पाए जाते हैं, उसमें विभिन्नता का क्या लाभ है। ठीक है, तो बोला गया है विकास में आनुवांशिक भिन्नता एक महत्वपूर्ण शक्ति है, क्योंकि यह प्राकृतिक चयन को आबादी में पहले से
एलील की आवृत्ति को बढ़ाने या घटाने की अनुमति देता है। अनुवांशिक भिन्नता आबादी के लिए फायदेमंद है क्योंकि यह कुछ व्यक्तियों को आबादी के अस्तित्व को बनाए रखते हुए प्राकृतिक पर्यावरण को अनुकूल बनाना। तो पूछा गया, मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं, बोला गया जीवों में विविधता पाई जाती है। जैसे पक्षी अलग तरह के होते हैं, आदमी अलग तरह के होते हैं, कीट अलग तरह के होते हैं, पेड़ पौधे अलग तरह के होते हैं, तो इसमें विविधता है। तो इसका क्या फायदा? फायदा साथियों, इससे हमारा क्या है, तो आहार श्रृंखला बना हुआ है। क्या बना हुआ है साथियों? आहार श्रृंखला बना हुआ है। आहार श्रृंखला सर कैसे बना हुआ है? देखिए, हम कोई चीज खा रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं बोलोगे सर? हम तो खा रहे हैं बहुत सारा चीज। जैसे हम जो चावल खाते हैं, चावल कैसे उपजा जी? तो चावल भी उपजने के लिए क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए, पानी चाहिए। तो चावल उपजने के लिए अब चावल से भी कोई ना कोई चीज कुछ ना कुछ खा रहा होगा। जैसे कीट पतंग, कीट पतंग को कौन खा रहा है? मेढक खा रहा है। मेढक को कौन खा रहा है? तो मेढक को साथियों खा रहा है कौन? तो सांप खा रहा है। सांप को कौन खा रहा है? तो बाज खा रहा है। यानी कि अगर कुछ ना कुछ एक चीज अगर हम लोग कम हो जाए, जैसे मान के चलिए अगर सांप की प्रजाति कम हो जाए, सांप अगर कम पाया जाने लगे, तो मेढक की आबादी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब मेढक की अगर आबादी बढ़ जाएगी, सांप अगर नहीं रहेगा, तो आप समझिए जरा सा, तो बाज क्या खाएगा? तो कहीं ना कहीं सब एक दूसरे पे क्या है? डिपेंडेंट है। हम लोग जो है एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जैसे हम लोग पूर्णतः किस पे डिपेंडेंट है? तो पेड़ पौधे पे। अगर पेड़ पौधा नहीं होगा तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग जो है ऑक्सीजन सांस में लेते हैं, जबकि पेड़ पौधा क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और छोड़ता ऑक्सीजन है। हम लोग छोड़ते कार्बन डाइऑक्साइड है। हम लोग जो छोड़ते हैं वो पेड़ पौधा सांस लेता है, पेड़ पौधा जो छोड़ते हैं वो हम लोग सांस लेता है। तो जीवों में विविधता पाई जाती है, जिनके कारण पूरा क्या है? सिस्टम बना हुआ, पूरा पारितंत्र बना हुआ। क्लियर है? अगला हम लोग देखते हैं, समवर्ती अंग किसे कहते हैं? देखो, ये जो है कुछ स्टूडेंट का कहना है कि सिलेबस से हटा दिया गया, बट ये सिलेबस में आई थिंक है, ठीक है, तो इनको आपको कर लेना। समवर्ती अंग किसको कहते हैं, इसके बारे में पूछा गया साथियों। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, बोला गया है वे अंग जिनकी शारीरिक रचना अलग अलग होती है। शरीर का जो रचना होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन समान कार्य करते हैं। देखो, रचना अलग अलग, दिखते अलग अलग, जैसे बनावट अलग अलग जैसा है, लेकिन कार्य क्या करते हैं? सेम करते हैं, समवर्ती अंग कहलाते हैं। उनका अलग मूल है। उदाहरण के लिए कीड़े और पक्षियों के पंख, कीड़े के और पक्षियों के पंख, ठीक है। कीड़ा के पंख जो है रचना अलग अलग है, लेकिन कार्य तो सेम करे। कीड़े के पंख देखना और पक्षियों के अलग अलग टाइप के दिखते हैं, उसमें जो है भारीपन पाया जाता है, लेकिन कार्य क्या है? एक ही है। शकरकंद और आलू दोनों का खाद्य भंडारण का कार्य समान है, लेकिन इसका मूल क्या है? अलग अलग है। ठीक है, क्लियर है? चलो अगला हम लोग देखते हैं, 7वां नंबर। ये हमारा चौथा सेट शायद है, ठीक है। आप अपने व्यवहार का एक उदाहरण दें जो यह बताते हैं कि आप पर्यावरण मित्र हैं। भैया आप अपना एक व्यवहार बताइए, अपना एक कैरेक्टर बताइए, या फिर बिहेवियर बताइए जो बताता कि आप एक पर्यावरण के मित्र हैं। आप ऐसा क्या काम करते हैं जो पर्यावरण के मित्र आपको बोला सकता है? सर, पर्यावरण का मित्र हम किसको कहेंगे? जो पर्यावरण को बचाता है, जो पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करता है, उसी को हम लोग पर्यावरण का मित्र कहेंगे। जैसे सर, जैसे पानी का संरक्षण, कम से कम ड्राइविंग करेंगे, साइकिल अधिक चलाएंगे, ठीक है, अधिक चलने पर बल देते हैं, कम ऊर्जा की खपत करते हैं, पुनर्नवीकरण उत्पादों को खरीदने में हम लोग जो है ज़्यादा करते हैं, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करते हैं, ठीक है। बोला गया सब्जियां खाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, स्थानीय रूप से उगाए वाले, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए पर्यावरण समूहों को शामिल होते हैं, कम अपशिष्ट पैदा करते हैं, अधिक से अधिक पेड़ लगाते हैं। तो ये सब तरीका है आप एक पर्यावरण मित्र कहलाने का। क्लियर है? अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला है साथियों हमारा अगला सेट और अंतिम सेट है 5th नंबर सेट। बोला गया है, देखो अभी तक हम लोग सबका SI मात्रक लगभग कर चुके हैं। सर इतना जल्दी कर लिए? हाँ जी, कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। आपको पता भी नहीं चला होगा हम लोग कहां तक पहुंच चुके हैं। प्रतिरोधकता का SI मात्रक पूछा गया, तो प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है साथियों? ओम होता है, ठीक है। यहाँ पे हालांकि प्रतिरोधकता हुआ तो यहाँ पे गलत लिख दिया है, आपको याद रखना ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है। क्लियर है? प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है, प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है, पर मीटर नहीं, ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर होता है। किसका? तो प्रतिरोधकता का। क्लियर है? चलो, बोला गया क्या यह चालक की लंबाई पर निर्भर करता है? अभी हमने आपको बताया कि प्रतिरोधकता चालक की रेसिस्टिविटी, एक होता है रेजिस्टेंट, ये रेसिस्टिविटी है। तो याद रखना है प्रतिरोधकता का SI मात्रक साथियों अभी बताया ओम मीटर होता है। प्रतिरोध पूछे, प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है, प्रतिरोधकता का ओम मीटर। बोला गया क्या है? चालक की लंबाई पर निर्भर करता है? नहीं जी, प्रतिरोधकता चालक की लंबाई पर नहीं, किस पे निर्भर करता है? वस्तु की प्रकृति पे या फिर सामग्री पर निर्भर करता है, ठीक है। कॉपर के तार की प्रतिरोधकता कम है, ये ज़्यादा है, जबकि चांदी के तार की प्रतिरोधकता क्या है? कम है। उसी तरह आप घर में जो
हीटर का प्रयोग करते हैं, जो किससे कौन से तार से बना होता है, नाइक्रोम के तार से बना होता है, उनका प्रतिरोधकता क्या होता है, अधिक होता है, इसलिए उसमें करंट नहीं आके जल्दी से क्या होता है, हीट हो जाता है, लाल हो जाता है। ठीक है, प्रतिरोधकता क्या उसका ज्यादा है। वैसे ही जो आपके घर में बल्ब होता है सर, बल्ब क्या होता है, बल्ब के बीच में जो आपका लाल वाला बल्ब है उसमें क्या पाया जाता है, एक तार पाया जाता है जिसको टंगस्टन कहते हैं। क्या कहते हैं, टंगस्टन। पूछा हुआ सवाल है, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, एक एक शब्दों का सर लाखों में कीमत है। पूछा हुआ सवाल है, टंगस्टन किसमें पाया जाता है, तो विद्युत बल्ब में। घरों में प्रयोग होने वाले विद्युत हीटर में कौन सा तार होता है, तो नाइक्रोम का तार होता है। ठीक है, तो इसका प्रतिरोधकता ज्यादा होता है। क्लियर है। तो चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। घरेलू विद्युत परिपथ में स्रोतों के साथ समांतर क्रम में विद्युत उपकरणों को जोड़ने के दो लाभ बोला समांतर क्रम। समांतर क्रम कैसे होता है, मान के चलिए ये मेन लाइन है, मेन लाइन से आप अपना घर का कनेक्शन ऐसे ऐसे अलग ले लिए साथियों। ठीक है, अपना अलग रूम का एक कनेक्शन अलग अलग ले लिए, किचन रूम का कनेक्शन अलग ले लिए। ठीक है, मेन लाइन से ही ले रहे हैं। अब अपना जो है पूजा पाठ का रूम का कनेक्शन अलग ले लिए, यानी कि सभी रूम का कनेक्शन क्या ले लिए, अलग अलग ले लिए। तो बताओ इनका क्या लाभ है, तो सर इनका एक लाभ होगा, एक में ये हो गया कौन सा, समांतर क्रम। अगर मान के चलो इसी से आपका घर जुड़ा हुआ है, इसी से आपका किचन जुड़ा हुआ है, इसी से आपका पूजा पाठ, इसी से आपका जो है रूम, तो बताओ इसका क्या घाटा है। तो सर इसका फायदा क्या है, किसका सर, तो समांतर क्रम का फायदा यही है। समांतर क्रम का फायदा है जी कि अगर मान के चलिए आपका शॉर्ट सर्किट इस वायर पे होता है तो आपका सिर्फ और सिर्फ आपका ही रूम डिस्टर्ब हुआ, ये वाला रूम डिस्टर्ब हुआ, इधर को कोई तकलीफ हुआ नहीं। लेकिन अगर इसमें कहीं भी एक जगह डिस्टर्ब हो गया तो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ, इसमें अगर जो है डिस्टर्ब हुआ तो सिर्फ यही खराब होगा, इसमें डिस्टर्ब हुआ तो यही खराब होगा, इसमें कुछ दिक्कत हुआ तो ये खराब होगा। तो ये फायदा समांतर क्रम में। ठीक है, तो आप लोग अपना घर में कैसे कनेक्शन कराना है, समांतर क्रम में। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको पूछा लाभ क्या, तो बोला गया है धारा सभी विद्युत उपकरणों में विभाजित होगी, सब में जो है सेम धारा जाएगी। ठीक है, परिपथ में कुल प्रतिरोध कम हो जाएगा, उपकरण ठीक से काम करते हैं। ठीक है, आदि समांतर संयोजन में एक उपकरण फ्यूज या विफल हो जाता है तो अन्य उपकरण बिना प्रभावित हुए काम करते हैं। अभी आपको बताएं कि एक खराब भी हो जाता है तो अन्य आपका जो है स्टेबल रहता है, काम करता है। क्लियर है। अगला देखते हैं। बोला है दो ऐसे धातु का नाम बताइए जिसे हथेली पे रखने पर क्या होता है, पिघल जाता है। तो पिघल जाता है भैया इतना बड़ा लिखेंगे ना जी, तो दो ही धातु का नाम पूछा, एक तो गैलियम और सीजियम। कौन सा धातु है, एक तो गैलियम और दूसरा सीजियम। ऐसा धातु है जिसको हाथ पे रखते रखते क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। क्लियर है, हाथ में रखते रखते क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। कौन कौन सा, एक तो जो है गैलियम और दूसरा सीजियम। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि केरोसिन के तेल में किसको डुबो कर रखते हैं, किसके तेल में भैया, केरोसिन के तेल में। तो याद रखिएगा केरोसिन के तेल में हम लोग किसको डुबो के रखते हैं, तो नाम है उसका सोडियम को। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं। बोला गया है निम्नलिखित में कौन कौन यौगिक संकलन अभिक्रिया को दर्शाते हैं। सर संकलन अभिक्रिया क्या है, तो वो आप नेट में सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा वो हमें ये बताने में टाइम लग जाता है वो सब चीज़ें। बोला गया है केवल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अतिरिक्त अभिक्रिया करते हैं दिए गए यौगिकों में C3H6 जिसको प्रोपीन कह सकते हैं, C3H6 जिसको प्रोपीन कहते हैं, और C2H2 जिसको एसिटिलीन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे आपको उतना नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि C3H6 है, यानी कि जो C3H6 और C2H2 है। क्यों होता है नहीं होता इसको छोड़ भी देते हो तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा सवाल रेयरली पूछा जाता है। बोला गया है अनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं, देखो बोला गया है वंशानुगत का तात्पर्य है, वंशानुक्रम का तात्पर्य माता पिता से संतानों में जीन के संरक्षण की प्रक्रिया से, यानी कि इसका लक्षण उसमें चल जाए, वो जीन का संरक्षण है, तो ये आप लिख दीजिएगा। क्लियर है। अगला बोला है ओजोन परत की क्षति के लिए कौन से रासायनिक पदार्थ उत्तरदायी है। तो ओजोन पदार्थ के लिए साथियों सबसे ज्यादा जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको CFC कहा जाता है या फ्रिंस के नाम से जाना जाता है, किसको, फ्रिंस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के अवक्षय से। ओजोन परत के अवक्षय होने से हानि क्या हो सकता है सर, तो हानि हो सकता है कैंसर नाम की बीमारी हो सकती है। कौन से नाम की, कैंसर नाम की। कौन सा कैंसर, तो त्वचा कैंसर, स्किन में कैंसर हो जाएगा। क्लियर है। बोला गया उपार्जित लक्षण किसे कहते हैं, उपार्जित लक्षण के बारे में पूछा गया। बोला गया एक अधिकृत विशेषता यह है कि एक व्यक्ति में पर्यावरणीय प्रभाव के परिणाम स्वरूप विकसित चरित्र से ये लक्षण एक जीवित जीव के DNA द्वारा कोडित नहीं होते हैं और इसलिए भविष्य की पीढ़ियों को पारित नहीं किया जा सकता। यानी कि ऐसा लक्षण जो बच्चों में, संतानों में नहीं जाता, संतानों में नहीं जाता, वो हम लोग कह सकते हैं उपार्जित लक्षण है। क्लियर है साथियों। ये हम लोग टोटल 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा जो झारखंड बोर्ड के 20 तारीख के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, 20 फरवरी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है झारखंड बोर्ड के जो ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे यहां से भी आपके कम से कम जो है आपके 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, कम से कम 5 से लेकर
7 सवाल यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपके जो सब्जेक्टिव के जो सवाल पूछे जाएंगे 2 मार्क्स के, उसमें तो यहाँ से सवाल रहेंगे ही रहेंगे साथियों। ठीक है, चलो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। इनका PDF हम आपको व्हाट्सएप में जो है प्रोवाइड करा देंगे। व्हाट्सएप में तभी प्रोवाइड होगा जब इसमें 100 लाइक हो जाएगा और कम से कम 50 कमेंट्स इस वीडियो में हो जाएंगे, तभी जो है साथियों इसको हम लोग प्रोवाइड आपको करा सकेंगे। व्हाट्सएप नंबर हमारा 9835146164 पे है, इस पर आप मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको व्हाट्सएप पे इनका PDF प्रोवाइड करा देंगे साथियों। क्लियर है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक किस पे वीडियो चाहिए आपको ये भी बता दीजिए, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितना जल्दी इस चैनल पे जो है हमारा 50 के सब्सक्राइब पूरा होता है साथियों, उतना जल्दी जो है हम आप लोगों के लिए कुछ बेहतर करने की सोचेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।